हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन वगैरह हमने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेकेराइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे कि मोनोसेकेराइड होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो कल अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था अपन ने कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गैलेक्टोज की कैसी होती है, मैनोज कैसा होता है, फ्रक्टोज कैसा होता है, कौन से ऐसे मोनोसेकेराइड है जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कल के लेक्चर में कवर कर ली थी। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मोनोसेकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, वो नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स कलरलेस यानी रंगहीन, कलरलेस होते हैं तथा प्रकृति में, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, तथा क्रिस्टलीय प्रकृति के, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। तो कैसे होते हैं मोनोसेकेराइड्स? कलरलेस होते हैं, वो क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो, आप सबने देखा होगा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबने देखा ही है आपने। जैसे प्योर ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो हॉस्पिटल में जो बोतल्स होती है, ठीक है, उनके अंदर आप आसानी से देख सकते हो कि पानी के जैसा ही लिक्विड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो वो क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर उसको अपन गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा कि जितना भी वाटर कंटेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा। फिर जो ग्लूकोज अपने पास बचेगा वो क्रिस्टलीय फॉर्म में बचेगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं चीनी का, तो चीनी होती है, वो भी क्या है? उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्रिस्टलीय नेचर होता है, यानी उसके अपन क्रिस्टल बना सकते हैं, दाने बना सकते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड होते हैं, कलरलेस होते हैं, और कैसे होते हैं? ये क्रिस्टलीय प्रकृति के आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, दूसरा अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स टेस्ट में स्वीट होते हैं। मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं? टेस्ट में स्वीट होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल और ईथर और अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं। यह है वाटर में सोल्यूबल यानी विलयशील या घुलनशील, वाटर में सोल्यूबल, तथा अल्कोहल एंड ईथर में इनसोल्यूबल होते हैं। अल्कोहल तथा ईथर में क्या होते हैं? ये इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। तो ये हो गई है मोनोसेकेराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकंड, मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड होते हैं, उनमें क्या होता है? एल्डोज तथा कीटोज शुगर होते हैं। अगर अपन सिंपल सी बात करें तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स एल्डिहाइड
या एल्डेज अपन बोल सकते हैं। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मोनोसेकेराइड, एल्डोज या कीटोज शुगर होते हैं। क्यों बोला अपन ने ऐसा, क्योंकि या तो मोनोसेकेराइड के पास में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या फिर मोनोसेकेराइड के पास में क्या होगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस वजह से अपन क्या बोल रहे हैं कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, एल्डोज या फिर कीटोज शुगर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से इनमें एल ओ डी कन्फिग्रेशन पाया जाता है। किसकी वजह से, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से इनमें एल एंड डी कन्फिग्रेशन पाया जाता है, पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, एल और डी कन्फिग्रेशन का मतलब तो मैंने आपको कल बताया था, एल टाइप और डी टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि जो एल टाइप के कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करेंगे, जो उसमें शुगर का प्लेन होगा वो लेफ़्ट साइड में घूम जाएगा। अब ये कैसे घूमेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब अपन स्ट्रक्चर के अंदर आगे भी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझने की क्या ज़रूरत है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, एसिमित कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों तरफ अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि अपन ऐसे बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि हो गया आपका CH3 और यहाँ पर कुछ अलग ग्रुप हो गया जैसे CH2OH हो गया। ठीक है, इस टाइप से अपने पास में कोई कार्बन है, तो ये जो कार्बन है इसके चारों जो बॉन्ड है चारों तरफ इसके क्या प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, एक एसिमित कार्बन होता है या एसिमेट्रिक कार्बन अपन इसको बोलते हैं। तो इस कार्बन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर एल और डी टाइप का कन्फिग्रेशन पाया जाता है। ये या तो लीवो रोटेटरी हो सकते हैं या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। किसकी वजह से, इस असमित कार्बन की वजह से, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ की ये हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसो, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है एक अपने पास में आइसोमेरिज्म। डिटेल से पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म को। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अपन ने छोटी छोटी जो दो प्रॉपर्टीज़ थी वो अपन ने देख ली है। आगे अपन बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। यह भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ का ही पार्ट होता है, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म का यहाँ पर क्या मतलब है, तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो कि एसिमेट्रिक कार्बन के द्वारा होती है। अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, देखो सिंपल से अगर अपन बात करें तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की आपको देखने को मिलती है। दो टाइप कौन कौन सी है वो देखो। एक टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरी टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, वो क्या करेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। इनके बारे में भी अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं एक एक को लेकर। सबसे पहले अपने पास में है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि शुगर का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। शुगर का
molecular formula same but structural formula डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, अच्छा ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट। तो ये आपको देखने को मिला था ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में एंड फ्रक्टोज के अंदर। तो इन सब के अंदर क्या होता है, C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर अपन इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर सबके अपन को डिफरेंट देखने को मिलती है। तो ये हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन चेन की लेंथ के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, यह है कार्बन चेन की लेंथ, तथा किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये कार्बन चेन की लेंथ तथा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह अपन इसको बोल सकते हैं। तो अलग जो कार्बन होता है, कार्बन चेन के ऊपर कहाँ पर कितनी इसकी लेंथ होती है और इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उनकी पोजीशन क्या है, तो इनके ऊपर डिपेंड करती है कौन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता अपन इसको हिंदी के अंदर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात किसकी कर रहे हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होती है वो भी आपको अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, स्टेरियो आइसोमेरिज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जियोमेट्रिक, उसके बाद में ऑप्टिकल और आगे अपन देखते हैं। तो अपन बात करें स्टेरियो आइसोमेरिज्म की, इसको अलग से लिख देते हैं एक बार। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि क्या होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट अपने पास में क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, या अपन इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता अपन इसको हिंदी के अंदर बोल सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, शुगर में मोलिकुलर फॉर्मूला तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, शुगर में मोलिकुलर व स्ट्रक्चरल दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं। तो इस टाइप की जो शुगर्स होती हैं वो क्या प्रदर्शित करती है, ज्यामितीय समावयवता, अपन बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करती है। तो होना क्या चाहिए कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर सेम होते हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म होती है वो स्पेस में एटम के कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग शो की जाती है। यह आइसोमेरिज्म स्पेस में एटम के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार
कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार शो की जाती है, शो की जाती है। ठीक है, तो किसके अनुसार शो की जाती है? ये स्पेस के अंदर, यानी कि जगह के अंदर, कोई भी खाली जगह उसके अंदर एटम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, यानी उसके किस टाइप का उसका घुमाव है, किस टाइप का उसका घूर्णन है, उसके अकॉर्डिंग ये जो ज्योमेट्रिक समावयवता या ज्यामितीय समावयवता ये शो की जाती है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एक अपने पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अपने पास में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर आपको इस टाइप की दिखाई दे रही है। अब इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, एक मिनट, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? सिस मेलिक एसिड, नाम तो इसका होगा मेलिक एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, इसको अपन सिस बोलेंगे। सिस क्यों बोलेंगे अपन इसको? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक जैसे एक साइड में है और दूसरे जैसे दूसरे साइड में है, सेम सेम, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। सिस पोजीशन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, वो एक साइड में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर ये आइसोमेरिज्म शो करेगा और आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है, अगर आपको ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसके अंदर सेम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप देखो एकदम से सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? अगर समावयवता ये प्रदर्शित कर रहा है तो इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप एक जैसे एक साइड में नहीं है। ओके, तो ये हो गया ट्रांस। और अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक है, यानी कि अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये सिस फॉर्म में रहेगी तो इसको अपन मेलिक बोलेंगे, मेलिक एसिड। और अगर ये ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्यूमरिक एसिड बोलेंगे। तो इस टाइप की समावयवता है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक समावयवता बोलेंगे। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट यहाँ पर अपन क्या देखने जा रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, प्रकाशीय समावयवता की। इसका मतलब यहाँ पर लाइट का कुछ ना कुछ रोल तो होगा, और वो लाइट का रोल क्या होगा वो आपको देखना है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट अपने पास में क्या है? फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी यानी घूर्णन, और लेवो को मतलब अपन यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में लाइट, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में लाइट शुगर के प्लेन को या शुगर के तल को, शुगर के तल को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में रोटेट कर देती है, रोटेट कर देती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही तो अपन लिखते हैं ना उसको एल और डी। कल मैंने आपको बताया था, एक बार वापस बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पर अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 6 कार्बन। ओके, यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। यहाँ पर अपन लिखेंगे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, लेकिन ये ग्लूकोज भी कौन सा है? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
लाइट के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है इसकी ये पोजीशन आपको देखने को मिलती है। तो अगर इस प्रकार की, यानी कि अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी की अपन डी की बात कर रहे हैं, एक बार अपन इसको भी वापस पढ़ लेते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को भी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की यहाँ पर अपन बात करें तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में लाइट शुगर के प्लेन को या शुगर के तल को, शुगर के तल को लेफ्ट राइट साइड में, राइट साइड में रोटेट कर देती है। रोटेट कर देती है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में लाइट शुगर के तल को राइट साइड में रोटेट कर देती है, यानी कि दाईं साइड रोटेट कर देती है। अब देखो यहाँ पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी की यहाँ पर अपन बात करें, और ये कैसा है, राइट साइड में शुगर के तल को क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है। तो ये देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी यहाँ पर जो OH ग्रुप होंगे मोस्टली वो किस साइड में होंगे, राइट साइड में प्रेजेंट होंगे। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर लाइट अगर शुगर के इस तल को लेफ्ट में रोटेट कर देगी तो ये आपको किस टाइप से दिखाई देगा, इसके सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपोजिट साइड में आ जाएंगे इस टाइप से। यानी अब आप देखो OH ग्रुप ज़्यादा कहाँ पर है, ज़्यादा आपको OH ग्रुप कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर राइट साइड के अंदर ज़्यादा है। यानी पूरा का पूरा ये उल्टा हो चुका है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये घूम चुका है। इस प्रकार के अगर आइसोमेरिज्म आपको दिखाई दे रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज, यानी कि लेवो रोटेटरी ग्लूकोज अपन इसको बोलेंगे। तो इस टाइप से आइसोमेरिज्म आपको दिखाई देती है किसके अंदर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर। दो टाइप की है, ग्लूकोज के अलावा भी खुद सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये दिखाई देती है। दो टाइप की कौन कौन सी, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेवो की अपन बात करें तो इसके अंदर लाइट होती है, वो शुगर के प्लेन को किस साइड में रोटेट कर रही है, लेफ्ट साइड में। ये देखो शुगर का प्लेन है वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो चुका है। लेकिन डेक्स्ट्रो के अंदर क्या होता है कि शुगर का प्लेन है वो राइट साइड के अंदर रोटेट हो जाता है। तो इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, लेवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो एक चीज़ और है होती है इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं डीएल रोटेटरी। डीएल रोटेटरी, डीएल रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलता, इसमें कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलता, इसमें कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलता। इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, डीएल रोटेटरी। तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होती है वो तीन टाइप की आपको देखने को मिलती है, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डीएल रोटेटरी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है, किसी भी शुगर में या शुगर के आइसोमर्स की संख्या, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, मतलब कितनी टाइप की वो संरचनाएं प्रदर्शित कर सकता है कोई भी मॉलिक्यूल, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। तो किसी भी शुगर के आइसोमर्स की संख्या उसमें उपस्थित
आइसोमर्स की संख्या उसमें उपस्थित असममित कार्बन, असममित कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन अपन बोल सकते हैं, असममित कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। तो ये एक मोस्ट जो पॉइंट है वो है, किसी भी शुगर के आइसोमर्स की संख्या उसमें उपस्थित असममित कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, लेबल वॉन्ट हॉफ। तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट, लेबल वॉन्ट हॉफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, लेबल वॉन्ट हॉफ। इन साइंटिस्ट ने क्या बोला था, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि शुगर में प्रेजेंट जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके नंबर के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो लेबल वॉन्ट हॉफ के अनुसार किसी शुगर के ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या को 2 की पावर n के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, 2 की पावर n एक फॉर्मूला दिया था किन्होंने, लेबल वॉन्ट हॉफ नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था 2 की पावर n। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी शुगर के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनकी संख्या को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, 2 की पावर n के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन नंबर। ठीक है, किसी शुगर के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर कितने हैं वो कौन शो करता है, n। अब अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, और एग्जाम्पल अपन सबसे पहले ग्लूकोज का ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया इसका, CH2OH। अब देखो, अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि इसके अंदर असममित कार्बन कितने हैं। तो क्या ये जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 है, क्या ये असममित कार्बन अपन इसको मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके तो 4 ग्रुप है नहीं। तो 4 ग्रुप का होना जरूरी है और वो चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तभी अपन मान सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो ये तो कार्बन नंबर 1 तो नहीं होगा। सेकंड नंबर कार्बन क्या यहाँ पर असममित कार्बन है, तो बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक H ग्रुप है तो ये भी डिफरेंट है, OH ग्रुप है ये भी डिफरेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी डिफरेंट है, और नीचे की साइड में तो आपको पता है इतना बड़ा सा ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी एक अलग डिफरेंट ग्रुप है, जिसकी वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ये हो गया एक तो असममित कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट अपन देखो इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर 3। तो क्या ये असममित कार्बन है, बिल्कुल है। ऊपर की साइड में देखो ये जो ग्रुप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ग्रुप है ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये जो नीचे वाला ये ग्रुप है ये भी क्या है, एक अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर 4 ग्रुप प्रेजेंट है और चारों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो कार्बन नंबर 3 है वो भी कैसा है, असममित कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 4 भी आप आराम से देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक असममित कार्बन है, क्योंकि 4 ग्रुप प्रेजेंट है और चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये जो है वो भी क्या है, एक असममित कार्बन है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक असममित कार्बन है, लेकिन ये असममित कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएंगे अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो। ठीक है, तो टोटल जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कितने हैं असममित कार्बन, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर
एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब इस वैल्यू को अपन फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है अपना 2 की पावर n, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को अपन कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे 16 आइसोमर्स ग्लूकोज के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कितने आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, 16 टाइप के जो आइसोमर्स हैं वो ग्लूकोज के आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ ये क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो संख्या है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सीधे सीधे असीमित कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रही है। और एक साइंटिस्ट थे लेबल वॉन्टॉप, इन्होंने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा 2 की पावर n के द्वारा। n अगर आपको पता चल गया तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी शुगर के अंदर कितने आइसोमर्स यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल अपन ने ले लिया है, ग्लूकोज के अंदर असीमित कार्बन कितने 4, जिसकी वजह से इसमें आइसोमर्स कितने बनेंगे 16 टाइप के आइसोमर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी जो भी अपन पढ़ रहे हो मोनोसेकेराइड के बारे में ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। हेडिंग है अपनी रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ओके, तो आपने देखा होगा इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर्स देखी होगी, गोल गोल स्ट्रक्चर जो बनी हुई, इस टाइप की भी देखी होगी आपने राइबो शुगर वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये बनती कैसे है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज के अंदर दिखाई देती है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको किसके अंदर दिखाई देती है, फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स बनती कैसे है। ओके, तो इन स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए देखो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है रिंग स्ट्रक्चर, ये कहाँ पर पाई जाती है, 5 या 5 से अधिक कार्बन वाली शुगर्स में। तो कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, 5 या 5 से अधिक कार्बन वाली अगर शुगर है उसके अंदर आपको रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, तो ये देखो बनेगी कैसे, वो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा ही समझा देती हूँ। 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और 2 टाइप की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, एक तो देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे फ्यूरेन, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देंगे, फ्यूरेन। एक आपको इन शुगर्स के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसका नाम अपन क्या देंगे, पायरेन। तो एक तो हो गई अपनी फ्यूरेन और एक होगी पायरेन। फ्यूरेन के अंदर क्या होंगे, रिंग के अंदर 4 कार्बन होंगे, रिंग के अंदर कितने 4 कार्बन होंगे, यहाँ पर 4 कार्बन। और पायरेन के अंदर रिंग में कितने कार्बन होंगे, रिंग में 5 कार्बन। कितने होंगे, रिंग में 5 कार्बन। अब देखो 4 कार्बन कहाँ पर है, 1 2 3 4, ये कार्बन नहीं है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन रिंग के अंदर है और इसके अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फ्यूरेन के अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और पायरेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं रिंग के अंदर। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को अपन कैसे बना सकते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की वापस। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा,
शुगर का जो या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप, अगर किसी शुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन ग्रुप। इन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये क्या करेगा, 4 नंबर या फिर 5 नंबर कार्बन के साथ में क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ में ये बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, ये देखो यहाँ से ये क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O है ये निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एक O तो यहाँ से निकल गया है, ये भी निकल गया है, बचेगा क्या यहाँ पर आपके पास में ओनली ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बचेगा। और इसकी जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी तो ये ऑक्सीजन आपको पता है इस टाइप से रिंग के अंदर आता है, इस टाइप से रिंग के अंदर आता है। तो ये कई बार ऐसे बच्चे बोल देते हैं कि ये बीच के अंदर रिंग के अंदर गोला क्यों बनाते हैं। तो ये गोला बनने की वजह क्या है, यहाँ पर जब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है कि H2O तो निकल जाता है और एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर बच जाता है, जो कि एक अपनी रिंग का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाता है, ये रिंग का पार्ट बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, इस बॉन्ड को नाम अपन देते हैं हेमी एसिटाइल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, हेमी एसिटाइल बॉन्ड। कब बनता है ये, शुगर का एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप किसके साथ में रिएक्शन करता है, कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, हेमी एसिटाइल बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होता है। यानी लीनियर स्ट्रक्चर से क्या बनती है, रिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक अपना सिंपल सी चीज़ हो गई है। आगे अपन देखते हैं कि ये जो आगे ये बॉन्ड बनने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर और कैसे दिखाई देगी आपको। तो कार्बन नंबर अपन यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 जो कार्बन है 1 2 3 4 5 ये तो रिंग के अंदर आ चुके हैं, लेकिन एक ये जो कार्बन है कार्बन नंबर 6 ये कार्बन रिंग के अंदर नहीं है, ये कार्बन रिंग के बाहर है। तो इस कार्बन को यहाँ पर अपन लिखते हैं CH2OH। ये होता है आपका कार्बन नंबर 6 जो कि रिंग के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी जो संयोजकता है वो भी कंप्लीट कर देंगे, HOH OH H H OH। तो इस टाइप से आपको ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई है ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर। इसी टाइप से अपन एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, वो किसकी होगी, फ्रक्टोज की। और फ्रक्टोज के अंदर देखो आपको क्या दिखाई देगा, फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप तो हो नहीं सकता, इसके अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पर, कीटोन ग्रुप होता है। तो अब ये जो है ये ग्रुप तो इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि शुगर का ओनली या तो एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा या फिर कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा। अब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो अब काउंट करो रिंग के अंदर कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4। ये जो 4 कार्बन है वही ओनली रिंग के अंदर आएंगे। अब अपन को स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, फ्यूरेन टाइप की होगी, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 और ये ऑक्सीजन जो हेमी एसिटाइल बॉन्ड बना है उसके द्वारा ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आ जाता है, रिंग के अंदर आता है हेमी एसिटाइल बॉन्ड की वजह से। ओके, तो जो कार्बन नंबर 1 है वो भी रिंग से बाहर है और कार्बन नंबर 6 है वो भी रिंग से बाहर है। तो ये देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर है और कार्बन नंबर 6 भी कहाँ पर है, रिंग से बाहर है। तो 2 कार्बन यहाँ पर रिंग से बाहर दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ना कि कार्बन नंबर 1 पर। अगर कार्बन नंबर 1 पर होता तो क्या होता, तो यहाँ पर क्या बनती है आपकी पायरेन टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 2 नंबर पे है इसलिए फ्यूरेन टाइप की आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी फ्रक्टोज के अंदर। ओके, तो इस टाइप से लीनियर स्ट्रक्चर है उससे रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपन कल।
आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।